अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सरमाया वालों ने अभी रिसेंटली इंट्रिंसिक टूल की जो है वो एडिशन किया है अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं उनको चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि गनी की जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक आ रही है 3363। अगर हम इसको अपसाइड को कैलकुलेट करें तो आज की प्राइस के हिसाब से ये बनती है तकरीबन 270% की अपसाइड। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये नंबर एक्यूरेट है तो फिर ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी AMCs हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ये सब अपने पोर्टफोलियो को गनी में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, या फिर एटलीस्ट एक मेजर पोर्शन लाइक 20% 30% ऑफ देयर ओन पोर्टफोलियोज ये क्यों नहीं इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते जब 270% की अपसाइड आ रही है। हमने देखा था कि ऐसी मार्केट के अंदर अभी तकरीबन 30% की हमें गुंजाइश नजर आ रही थी यहाँ से, तो ये तो तकरीबन 300% है, यहाँ से 9 to 10x ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों नहीं कर देते लोग। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू के जो टूल्स हैं ये कितने एक्यूरेट हैं, इनको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इन पे कितना रिलाई किया जा सकता है, और कुछ केसेस में ये डेंजरसली मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ प्लीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि सरमाया वालों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। इन्होंने पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी पे जितना काम किया है शायद किसी ने नहीं किया। मेरी जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, मैं सिर्फ इन टूल्स को इवेल्युएट कर रहा हूँ, और मैं सरमाया के अलावा जो इंटरनेशनल टूल्स हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं मैं उनको भी देखूंगा इसके अंदर, और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि ये टूल्स कितने रिलायबल हैं। चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले गनी, साजगार और FFC की 3 एग्जांपल्स ली हैं, और इन 3 नंबर्स को हम चेक करेंगे अपने मॉडल के साथ लगा के कि ये किस तरह से इनकी वैल्यू आ रही है। चूंकि हमारे पास इन तीनों कंपनीज के मॉडल मौजूद हैं तो हम बहुत आसानी से इनको कंपेयर कर सकेंगे और इनकी वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। चूंकि गनी की वैल्यू आ रही है तकरीबन 3500 के करीब, तो हम अपने मॉडल में जाके चीज़ें चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमें पता चले कि ये वैल्यू किस तरह से आ सकती है, और फिर हम उस पोजीशन को देखेंगे कि आया हमें कितना रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं लग रहा, और आप खुद देख के डिसाइड कर सकेंगे कि ये सिनेरियो जो बन रहा है ये रियलिस्टिक है या नहीं है। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो आती हैं जितने भी टूल्स के अंदर वो यूजुअली इस तरह से होता है कि वो पास्ट रिजल्ट्स की बेसिस पे आती हैं। तो जो लेटेस्ट रिजल्ट होता है उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हुई भी होती है, और जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर्स होते हैं और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं या फ्यूचर जो ट्रिगर्स होते हैं उनको वो अकोमोडेट नहीं किया हुआ होता उसने। इस चीज़ को आगे जाके हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम इस मॉडल पे चलते हैं, और जो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो जो चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती हैं, हम उन चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। एवरेज प्राइस जो है वो तो चेंज नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो प्रॉफिट रेशियो जो है हमारा इनका लास्ट क्वार्टर में 13% आया था, हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर 12.75% ले लिया था, हम इसको 13% कर देते हैं अगेन। उसके बाद नेट प्रॉफिट पर व्हीकल आ गया हमारे पास। एनुअल व्हीकल सेल्स भी चेंज नहीं हो रही हैं। एज ऑफ लास्ट क्वार्टर इन्होंने इतनी गाड़ियाँ बेची थी साल के अंदर, तो ऑब्वियसली टूल ने भी इतनी ही गाड़ियाँ ली होंगी, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो फिर ये 1250 की जो शेयर प्राइस आ रही है ये 3360 पे कैसे जाएगी। तो इसका रह दे के एक ही चीज़ बच जाती है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल दे दें तो इसकी प्राइस जो है वो चेंज होकर वहाँ पे आ जाएगी। मेरे हिसाब से अगर हम इसको 23 का मल्टीपल दें तो ये शेयर प्राइस वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक सरमाया का टूल बता रहा है। अब बात यह आ जाती है कि 23 का मल्टीपल जो है वो कितना रियलिस्टिक है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट है वो 8-9 PE मल्टीपल पे चल रही है। गनी को मैंने पुराना रिकॉर्ड सारा चेक किया, आज तक तारीख में कभी 23 का मल्टीपल नहीं मिला। इतना मल्टीपल तो किसी फार्मा कंपनी को या सिस्टम को भी बाय लक मिलता है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है। उसके अलावा गनी को नहीं मिला, गनी के किसी कंपेटिटर को भी नहीं मिला। तो अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू ठीक है तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि गनी को 23 का मल्टीपल मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो वैल्यू गलत है। दोनों में से कोई एक बात ही दुरुस्त हो सकती है, दोनों बातें बैक वक्त दुरुस्त नहीं हो सकती। इसी तरह से अब हम विजिट कर लेते हैं एक और टूल को जिसका नाम है सिंपली वॉल.स्ट्रीट। ये सिंपली वॉल स्ट्रीट के नाम से है, ये भी काफ़ी महंगी सब्सक्रिप्शन इनकी होती है। इस टूल के हिसाब से गनी की जो शेयर प्राइस आ रही है वो आ रही है 3000 के करीब, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब आप एक चीज़ ज़रूर सोचेंगे, वो कहेंगे कि दोनों टूल जो हैं वो रफली सेम चीज़ें ही बता रहे हैं, तो शायद इस बात में कुछ सच्चाई हो कि हमारे मॉडल के अंदर कुछ कमी पेशी रह गई हो और इंट्रिंसिक वैल्यू जो एक्चुअली बन रही है वो 3000 ही बन रही हो। ये बात आपके जहन में आ सकती है, लेकिन चूंकि हमने मॉडल के अंदर देखा कि कोई चीज़ इस तरह की चेंज है नहीं करने वाली, तो हम मल्टीपल के अलावा कोई चीज़ चेंज कर नहीं सकते। और 23 का मल्टीपल गनी को आज तक कभी मिला नहीं है, इनके कंपेटिटर को भी कभी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि दो टूल्स की एक जैसी वैल्यू आ रही है, हम इसको आगे जाके अभी देख लेते हैं। आपका ये जो जहन में आपकी बात आई है ये निकल जाएगी। अभी साजगार की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सरमायास टूल आ रही है 5804, और इस टूल के हिसाब से आ रही है 1100 रुपये। तो अब आप देख लें कि टूल की अगर
दोनों टूल्स में अंदर कोई एक्यूरेसी होती तो फिर वो अभी भी कन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा होता, लेकिन अब वो कन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो आए हम साज़गार के मॉडल पे चलते हैं अपने और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है कि हम इन वैल्यूज़ की तरफ आ जाएं। हम सरमाया की वैल्यू को जो है वो बेंचमार्क बना के चलते हैं और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा साज़गार का मॉडल था। इसके हिसाब से हमारी टारगेट प्राइस कोई 2800 रुपये के करीब है इस वक्त। लास्ट हमने चेंजेस की थी, ये हेवल के नंबर को बढ़ाया था हमने। बेस्ड ऑन लास्ट रिजल्ट्स के हिसाब से ही जो भी होगा वो वैल्यू कैलकुलेट हुई भी होगी। फ्यूचर को अकोमोडेट नहीं करते ये टूल्स। तो हम टैंक को तो कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। हम टैंक की सेल्स को काउंट करेंगे 0, क्योंकि एज ऑफ टुडे और एज ऑफ लास्ट रिजल्ट टैंक की जो सेल है वो 0 हुई हुई है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट में वो आई ही नहीं थी। और कैनन की सेल तो अभी लॉन्च हुई ही नहीं है इसकी, कैनन की गाड़ी, तो फिर इसको भी 0 कर देते हैं। बची हेवल की गाड़ियाँ और सिर्फ 14,500 यही नंबर चल रहा है इनका इस वक्त। इसके हिसाब से तो प्राइस काफ़ी नीचे जा रही है, लेकिन हमने नेट प्रॉफिट रेशो भी कम किया था, तो हम इसको दोबारा से इंप्रूव कर देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी है साज़गार की, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हमने नेट प्रॉफिट रेशो कम लिया था क्योंकि हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे कि आगे जाके ये नंबर कम हो जाएगा, तो हम इसको दोबारा से रिवर्स कर देते हैं। लास्ट इनके क्वार्टर में इनका आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग था, बट हम 13% ले लेते हैं जो इनके पिछले साल का एवरेज थी। तो 13% के हिसाब से वैल्यू आ जाती है 2100। दैट्स नॉट इनफ। हमें जो है वो तकरीबन 6000 के करीब जाना है, राइट। हमारी जो वैल्यू आ रही है 5800 की आ रही है, तो हम इसको भी इसका भी मल्टीपल बढ़ाते हैं। और तो कुछ रह नहीं गया बढ़ाने के लिए। हेवल की प्राइस को हम बढ़ा नहीं सकते और सेल्स टैक्स वगैरह को हम चेंज कर नहीं सकते, तो हमें मल्टीपल ही रह जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम इसको 20 का मल्टीपल दें, नहीं 22 का, तकरीबन 22 का मल्टीपल दें अगर, तो फिर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो वहाँ तक जाएगी जहाँ तक ये टूल्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि 22 का मल्टीपल अगर आपको लगता है कि जस्टिफाइड है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये टूल बिल्कुल ठीक बता रहा है। लेकिन अगेन 22 का मल्टीपल नहीं मिलता। 22 का मल्टीपल तो हमारी मार्केट का भी नहीं है, और ये तो यूएस की मार्केट के अंदर कॉमन होता है। और हमारी मार्केट ने तो आज तक कभी 22 की मल्टीपल तक नहीं गई। जो हम मैक्सिमम हमारी मार्केट गई थी आई थिंक वो 13 के मल्टीपल तक गई थी एक टाइम पे। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन हो गई थी और नीचे गिरना शुरू हो गई थी। तो ये है। अब हम एफएफसी को भी क्या ही देखें, एफएफसी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी करनी पड़ेंगे हमें। तो मैं आपको बस एफएफसी की ये वैल्यू दिखा देता हूँ, आपके लिए काफ़ी होगी वो। ये अगेन सिंपली वॉल स्ट्रीट का जो टूल है, करंट प्राइस 579 है, और इसको देखें ये कह रहा है कि कैश फ्लो के हिसाब से जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, एफएफसी की वैल्यू 84 रुपीज़ होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात आपको क्या मिलेगी। अगेन ये इंटरनेशनल टूल है, ये हमारा बनाया हुआ टूल नहीं है, ये इंटरनेशनल टूल है, और ये तकरीबन $15-20 की जो है वो सब्सक्रिप्शन है मंथली। तो 84 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो मॉडल इसकी होनी चाहिए। अब क्या आपको लगता है एफएफसी जो है वो इस वक्त 84 रुपीज़ का होना चाहिए? इनकी जो अर्निंग पर शेयर आई है वो 50 रुपीज़ की आई है लास्ट ईयर में। तो 50 रुपीज़ का अगर हर साल में वो शेयर आ रहा है उसका अर्निंग पर शेयर, तो 84 रुपीज़ का अगर उसकी शेयर प्राइस चल रही हो, तो फिर तो वो 2 के मल्टीपल पे भी नहीं हुआ। तो आप खुद देख लें कितनी रिडिकुलस बात है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये टूल्स में मसला है, ये बनाने वालों में मसला है। ये क्या है? ये बनाने वालों में बिल्कुल मसला नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि आप सरमाया को इस बारे में क्रिटिसाइज नहीं करिएगा या किसी और कंपनी को इस बारे में क्रिटिसाइज नहीं करिएगा। दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ दीज टूल्स। क्या है, ये टूल जो हैं ये कभी भी इस चीज़ का अल्टरनेट नहीं बन सकते। जो काम हम इस चैनल पे करते हैं, या जो काम जो है वो ब्रोकर हाउसेस के अंदर एनालिस्ट कर रहे होते हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजर्स की टीम जो कर रही होती है, ये उस चीज़ का नेमुल बदल कभी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि एक अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू का जो मॉडल होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, टारगेट वैल्यू, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये एक मॉडल जब हम बनाते हैं तो उस मॉडल के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर एक टूल जो बन रहा है उसके अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम आगे देखेंगे कि टूल्स के अंदर ये वैल्यूज़ आ सकती हैं या ये क्वालिटीज़ कभी आ ही नहीं सकती। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो अच्छा मॉडल होता है ना, वो अच्छी अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। मुझे याद है अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट भी किया था कि आपने जितना भी ये काम किया ये सब अजम्पशंस की बेसिस पर है, एंड दे मेड इट साउंड लाइक इट्स अ नेगेटिव थिंग। लेकिन ये बात सिर्फ वही करेगा जिसने कभी भी वैल्यूएशन नहीं की। जो वैल्यूएशन होती है वो 100% अजम्पशंस की बेसिस पे ही होती है। अब अजम्पशंस की जो क्वालिटी है ना, वो आपके मॉडल को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपकी अच्छी अजम्पशंस होंगी जो कि एक्यूरेट होंगी बाद में जाके, तो आपका मॉडल बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपकी अजम्पशंस खराब होंगी तो फिर आपका मॉडल भी खराब होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अच्छे अजम्पशंस की बेसिस पे अच्छा मॉडल तैयार होता है। और ये जो मॉडल है, जब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है या किसी शेयर की फेयर वैल्यू निकलती है, तो वो कभी भी ना एक वैल्यू नहीं होती, वो एक रेंज होती है।
अगर आप देखें हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके, तो हमने हमेशा सेंसिटिविटी एनालिसिस करके डिफरेंट प्राइसेस को देखा है। हम कभी प्रॉफिट रेशो को ऊपर नीचे करके देखते हैं, कभी हम सेल्स नंबर को ऊपर नीचे करके देखते हैं, ताकि हमारे पास एक बेस वर्जन भी आ जाए और एक बुलिश वर्जन भी आ जाए, हमारे पास एक रेंज आ जाए कि शेयर की प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है। क्योंकि चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं ना चीज़ें, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो हमारे पास एक रेंज होनी चाहिए। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू की जो एक वैल्यू बता देना एज इट इज़ कि बस यही है शेयर की एक्चुअल प्राइस, ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक रेंज आती है। अच्छे मॉडल की निशानी यही है कि वो आपको एक रेंज देता है, एक वैल्यू नहीं देता। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक अच्छा मॉडल होता है वो अकाउंट करता है नुआंसेस को और रियलिटीज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर अभी अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो जाए तो हमारे शेयर की प्राइसेस पे क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी। एक फिक्स टूल ये चीज़ कभी भी नहीं अकोमोडेट कर सकता उन नुआंसेस को, उन रियलिटीज़ को। आज हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दोबारा से शुरू हो जाती है तो क्या होगा। तो एक अच्छा मॉडल इन चीज़ों को भी अकोमोडेट करता है, लेकिन जो टूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इन चीज़ों को अक्सर नहीं देख पाते। एक अच्छे फेयर वैल्यू मॉडल की एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बिल्ड होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं वीडियोस के अंदर, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड कर लिया, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर ये चीज़ रख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी अजम्पशंस एज इट इज़ 100% ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो हम थोड़ी सी सेफ्टी बिल्ड करते हैं अपने लिए। हम कहते हैं कि हो सकता है यहाँ तक चला जाए, लेकिन हम इसको अज्यूम करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। हेवल की जो गाड़ियों की हमने सेल्स ली हैं वो बिल्कुल इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। 14,500 गाड़ियाँ बिक रही हैं अभी भी। हमने लास्ट रिजल्ट के अंदर भी देखा, उस वीडियो के अंदर भी देखिएगा, हमने उसके अंदर भी कंफर्म किया कि 14,500 से ज़्यादा ही बिकी हैं। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया, हमने 12,000 अज्यूम की, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने अज्यूम किया कि हो सकता है थोड़ी सी ये कम हो जाए। हमने वो कंजर्वेटिव लेके मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड कर ली। अगर 14,500 ही बिक जाती हैं तो हमारी अपसाइड बहुत ज़्यादा खुल जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो भी जो है वो हमारे पास हम बेस लाइन के अंदर ही हैं। और इसी तरह से हमने वहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशो को भी इसी तरह से किया था। हमने अज्यूम किया था कि ये गिरेगा, हमने प्रेडिक्ट किया था इस चीज़ को, और हमने उसको 10% पे लॉक किया। अभी जो नंबर आए हैं उस हिसाब से 11.84%, हो सकता है आगे और गिर जाए, लेकिन हम अभी तक अपनी सेफ है। हमारी जो बेस थी वो अभी तक ब्रीच नहीं हुई है। 10% तक हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड हुआ है। तो एक अच्छे मॉडल की ये भी निशानी होती है। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वैल्यूएशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है साइंस का और आर्ट का। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, इसमें जजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो टूल्स हैं, ये उस जजमेंट का जो एलिमेंट है ना, वो मिसिंग होता है इनके पास। अब क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन टूल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जो हमने स्टैब्लिश कर ली है एफएफसी की वैल्यू को देख के, गनी की वैल्यू को देख के, साज़गार की वैल्यू को देख के, हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल से ये चीज़ स्टैब्लिश कर ली है कि ये टूल जो हैं ये रिलायबल नहीं है इतने। तो अब ये हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। फेयर वैल्यू के जो टूल्स हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू के जो टूल्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। सबसे पहली बात, ये अजम्पशंस इनके पास कोई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, साज़गार के अंदर हमने ये देखा कि टैंक 500 की जो लॉन्च हो रही है, हमने उसमें से एक अज्यूम किया है कि ये 200-250 गाड़ियाँ जो हैं वो महीने की बेच लेंगे, क्योंकि 500-550 प्राडो और फॉर्च्यूनर बिकती हैं, तो उसमें से 200 गाड़ियों का शेयर ये ले जाएंगे। हमने ये अज्यूम किया था। इस तरह की कोई अजम्पशन नहीं कर सकता कोई भी टूल एज ऑफ नाउ, और उसकी वजह से इनकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि ये पास्ट डेटा पे काम करते हैं। ऑब्वियसली एक टूल है, क्या करेगा, उसको कोडिंग हुई हुई है, उसके अंदर एक पुराना डेटा मौजूद है, वो उसको यूज़ करके वैल्यूएशन कर लेता है। लेकिन आपने हमारी 5-6 वीडियोज़ हो गई हैं वैल्यूएशन पे, आपने हमेशा देखा होगा कि हम पास्ट डेटा पे कभी भी नहीं करते। हम पहले फ्यूचर की अर्निंग्स निकालते हैं और फिर उस पर वैल्यूएशन करना शुरू करते हैं। एफएफसी की हमारी लास्ट वीडियो थी, साज़गार की वीडियो थी, एनसीपीएल की थी, जितनी भी थी हमने सब में यही किया है, क्योंकि तरीका यही होता है, आप आगे के लिए वैल्यू कर रहे होते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो तो प्राइस इन हो चुकी होती हैं, उसके अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप ये करते हैं कि पहले फ्यूचर की अर्निंग निकालते हैं, अगले 12 महीनों के अंदर क्या होगा, कमाई इनकी बढ़ेगी कम होगी, उसके हिसाब से आप उसको वैल्यू करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट भी हमेशा आप सुनते हैं ना कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होकर करना पड़ता है। ऑन दिस नोट बाय द वे, अगर आपको कोई ये कहता है कि पिछले क्वार्टर के अंदर इनका रिजल्ट अच्छा आया था तो अगले क्वार्टर में भी अच्छा आएगा, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहा करें। ये रॉन्ग नंबर वाली बात है। जो चीज़ें पहले हो जाती हैं किसी कंपनी के अंदर, वो आगे पे कोई इनकी बेरिंग नहीं होती। आगे का मामला आगे के साथ होता है, जो हो गया पीछे वो प्राइस इन कर देती है स्टॉक मार्केट। और इसी पॉइंट से मुंसलिक ये है तीसरा पॉइंट की ऑब्लिवियस ऑफ फ्यूचर। इनको फ्यूचर का नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो आगे बिकेंगी नहीं बिकेंगी, एफएफसी के साथ आगे कोई प्रॉब्लम्स आनी है नहीं आनी है, इस तरह की कोई चीज़ें ये अकोमोडेट नहीं कर सकते टूल्स, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड इन व्हाट दे कैन डू। और ऑब्वियसली नुआंसेस इनके पास कोई नहीं होते। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, अमेरिका पास ईरान की वॉर हो जाए तो हम पे क्या इफेक्ट आएगा, ये टूल्स इस तरह के नुआंसेस को नहीं समझते, ना ही उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप जब देखते हैं ना तो इनकी वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू के जो टूल्स होते हैं, फेयर वैल्यू के, इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे और ज़्यादा लिस्ट डाउन कर दी हैं। इसके अंदर एक चीज़ है, आई थिंक दैट्स वर्थ टॉकिंग अबाउट, बाकी तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बात कर ली है।
अर्निंग्स क्वालिटी के अंदर एक इशू ये होता है कि ये जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये तमाम अर्निंग को एक ही जगह से अज्यूम करते हैं कि ये अर्निंग है। उसके अंदर जो नुआंसेस होते हैं ना, ये उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो अर्निंग्स बड़ी हैं किसी चीज़ की, हो सकता है उसको यूज़ करके टूल जो है वो ये बताए कि आगे भी इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन क्या पता वो अर्निंग सिर्फ इस तरह से आई हो कि वो वन ऑफ हो, या उन्होंने कोई ज़मीन बेच दी हो जिसके पैसे उनको मिल गए हों, आगे जो है वो नहीं बेचेंगे इस तरह से, या उन्होंने कोई लॉस बुक कर लिया हो बहुत बड़ा, जैसे एनबीपी ने एक टाइम पे किया था जिससे उनकी शेयर प्राइस नीचे आ गई थी, लेकिन अगले क्वार्टर में तो वो रेप्लिकेट नहीं होनी। तो ये जो टूल्स होते हैं ये तमाम अर्निंग्स को एक ही नज़र से देखते हैं कि ये अर्निंग है, वो उसको नुआंसेस नहीं देखते कि ये अर्निंग वन ऑफ है या ये सस्टेनेबल है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। सेकंड, मैनेजमेंट क्वालिटी को ये बिल्कुल भी नहीं एज्यूम कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब्जेक्टिव भी होता है, ये साइंस के साथ साथ आर्ट भी होता है, तो इसके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी को भी देखना होता है, जो ये टूल्स ऑब्वियसली नहीं जज कर सकते कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है। ऊपर एक पॉइंट रह गया, वो ये कि बिजनेस साइकिल्स हमारे यहाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा बूम एंड बस्ट के साइकिल्स मूव होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं होती, तो इस तरह की इकोनॉमी के अंदर, इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर बिजनेस साइकिल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये टूल्स जो हैं ये बिजनेस साइकिल्स को बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं कर सकते। ये एक फिक्स ग्रोथ रेट लेते हैं और उस पर अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू। बीच में बियर मार्केट आए, बीच में करेक्शंस आए, ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और ऑब्वियसली लास्ट में कंपटीशन है। कंपटीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जैसा कि हमने हेवल के सिनेरियो के अंदर हमने उनके कंपटीशन को देखते हुए उनकी सेल्स को थोड़ा सा कम अज्यूम किया था। ये इस तरह की चीज़ों को नहीं जज कर सकते और इस वजह से इनकी टूल्स की वैल्यू जो है वो बड़ी अजीब सी आती है। लास्टली मेरे अंदाजे में लोग इनको अभी भी इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को एक कन्फर्मेशन बायस हो जाता है। लोग अक्सर ये नहीं देखते कि ये टूल सही बता रहा है या गलत बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए उनको मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर वो मॉडल प्रिपेयर कर रहे होते और इतना काम उनको आता होता तो फिर वो उन टूल की तरफ जाते ही नहीं, पैसे क्यों देते। लेकिन लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाता है ना कि अब साजगार किसी ने 3,000 पे लिया हुआ है और वो फंसा हुआ है, वो देखेगा कि वैल्यू तो 6,000 पे जा रही है, तो वो उसको एक कंफर्मेशन बायस मिल जाएगी और वो सुकून से होकर बैठ जाएगा। तो लोग जो है वो अपनी कंफर्मेशन बायस के लिए भी ना अक्सर इनको टूल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आता है। तो अगर ये टूल ठीक नहीं है तो फिर एक बेटर अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्या है? इसके अंदर मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताता हूँ। इन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो या कभी भी आप वैल्यूएशन कर रहे हो। पहला प्रिंसिपल जो है वो ये कि आपने बिजनेस को समझना है, उनके रेवेन्यू स्ट्रक्चर को समझना है, उनके कॉस्ट के स्ट्रक्चर को समझना है और उनके प्रॉफिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर को समझना है। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, फाउंडेशन है। इसके बिना आप किसी कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी अर्निंग्स आ रही हैं, अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो आपने उसको नॉर्मलाइज करना है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, अगर किसी लैंड की सेल की वजह से, जो कि एक वन ऑफ इवेंट है, उनकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा एकदम से इजाफा हो गया, तो आपने उसको माइनस कर देना है। आपने उसको कैलकुलेट नहीं करना है अगर आप फ्यूचर की अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो वैल्यू दोबारा से जनरेट नहीं होनी, वो अर्निंग दोबारा से नहीं आनी, क्योंकि ज़मीन एक ही थी वो बिक चुकी। तो आपने इन नुआंसेस का ख्याल रखना है। प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि आपने जो अपकमिंग ट्रिगर्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, फोरकास्ट करना है और उनको बल्कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपने उन अपकमिंग ट्रिगर्स के हवाले से। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी इस चैनल पे वैल्यूएशन की, हमने हमेशा अपकमिंग ट्रिगर्स पे बात की, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट यही होती है कि आज आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन कल जो है एक नई चीज़ आने वाली है जिससे शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो वहाँ पे उस मिस प्राइसिंग की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। यही वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो वो पॉसिबल तभी होता है जब आप ट्रिगर को सही तरह से पढ़ लें, जब आपको पता होता है कि अगला ट्रिगर क्या है और उस ट्रिगर का ईपीएस पे इम्पैक्ट कितना आना है, फिर आप जो है वो कंपनी को सही तरह से वैल्यू कर सकते हैं और बढ़ने से पहले पकड़ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 ये है कि जब आप उस कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, अर्निंग आपने निकाल ली है, ट्रिगर्स आपने अकोमोडेट कर लिए हैं, ट्रांसलेट कर लिया ईपीएस के अंदर, अर्निंग्स भी नॉर्मलाइज कर ली हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो फिर आप जो ग्रोथ रेट ले रहे हैं या आप जो डिस्काउंट रेट ले रहे हैं या आप जो मल्टीपल्स ले रहे हैं वो बहुत रियलिस्टिक रखें और उसके अंदर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करें ज़रूर। और लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि आप वैल्यूएशन को, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है। आप हमेशा सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, डिफरेंट चीज़ें उस पर कैलकुलेट करें, बेस वर्जन भी लें, बुलिश वर्जन भी लें और फिर एक रेंज निकालें जिसके अंदर आप एक कंफर्टेबल हो। सो दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो। मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहता था कि बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो कि वैल्यू कैलकुलेट करके दे देते हैं। आपको लगेगा कि मेरा काम तो सारा हो गया यहाँ पे, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं होते। हमने 3 एग्जांपल्स देखी हैं और तीनों आई एम प्रीटी श्योर सबको ही अनरियलिस्टिक लगी होंगी। हमने उनको कैलकुलेट करके देख लिया। फॉर्चुनेटली हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल थे तो हमने उन मॉडल्स पे लगा के देख लिया। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज होंगी जिन पे वैल्यू कैलकुलेट हुई भी होगी, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी, इंटरनेशनल टूल्स पे भी, लेकिन चूंकि हमारे मॉडल अवेलेबल नहीं है तो हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन वक्त के साथ साथ होपफुली हमारे मॉडल्स की तादाद भी बढ़ जाएगी तो हम उनको देख सकेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो टूल्स हैं
अनलेस एंड अनटिल यू डिसएग्री विद मी, व्हिच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ये आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं दे पाते। अगेन प्रॉब्लम किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, प्रॉब्लम किसी कोडर में नहीं है, प्रॉब्लम आ जाती है इन टूल की नेचर पे। जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताई वो लिमिटेशंस बहुत रियलिस्टिक हैं और उनको एज ऑफ नाउ हमारी टेक्नोलॉजी में बाईपास नहीं किया जा सकता। और लास्ट नोट पे मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट करें, उनको क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं करिएगा, वो अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस होता है, इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। मेरा सोचने का जाविया अलग है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी और का सोचने का जाविया अलग होगा, वो भी आपको बता देगा। आप जिससे एग्री करना चाहें करें, जिससे डिसएग्री करना चाहें करें। डिसएग्री का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता और हमें एक दूसरे से डिसएग्री करने की भी आदत होनी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इन टूल्स के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा और फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।